अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल से रिलेटेड, दैट इज़ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। बेसिकली जो आपके पास ऑस्पी या बीसीक्यूज़ में इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, इनके एग्जांपल के साथ पूछा जाता है कि क्या है बेसिकली ये। अभी जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल्स बताऊंगी, सेम एग्जांपल्स आती हैं बीसीक्यूज़ में कि ये इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है या हैंडीकैप है। सो स्टार्टिंग विद द रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। बेसिकली इसमें क्या है कि आपने डिफरेंट मेजर्स को यूज़ करके, आइदर मेडिकल, फिजिकल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर्स को यूज़ करके किसी भी डिसेबल इंडिविजुअल को उस लेवल तक पहुँचाना है जहाँ तक वो मैक्सिमम फंक्शनल कर सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हैबिलिटेशन। तो हैबिलिटेशन मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को आइदर उस पर्सन के लिए वो स्किल न्यू है या पहले से वो स्किल आती थी मगर अब उसमें कोई डिसेबिलिटी हुई तो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्किल। बेसिकली इस प्रोसेस का सिंपल एम ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को आइदर वो डिसेबल है या नहीं है, उसे एक न्यू स्किल सिखाना, उसे एक न्यू एबिलिटी प्रोवाइड करना, न्यू नॉलेज देना। So helping people to gain new skill, new abilities and new knowledge is habilitation. Now we have three stages of motor learning: cognitive, associative and autonomous. Cognitive वो होता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी न्यू चीज़ को सुनते हो, समझते हो, उसे याद करने की कोशिश करते हो। एसोसिएटिव वो होता है कि वो जो टाइम पीरियड आप उस स्किल पे लगाते हो, उसको सीखने में, उसे उसकी प्रैक्टिस करने में, डेली उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हो, डेली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो अपनी लाइफ पे। एंड देन वी हैव ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इज़ द वन कि आपको स्किल पे कमांड आ गया, अब आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको जो है जैसे उस स्किल से रिलेटेड कोई पूछता है या कुछ करने को कहते हैं तो आप फ़ौरन से कर देते हो। उसके लिए फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब यहाँ के बाद यहाँ क्या स्टेप करूँगा, समथिंग। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल है जिसे कोई प्रोस्थेटिक यूज़ करना सिखाया जाए, वो उसके लिए एक न्यू स्किल है। अब वो उस प्रोस्थेटिक के साथ प्रैक्टिस करेगा कि वो उसे कैसे यूज़ कर सकता है, और उसके बाद वो इतना ट्रेंड हो जाएगा कि उसको सोचना नहीं पड़ेगा उस प्रोस्थेटिक को यूज़ करने से पहले कि हाउ ही इज़ गोइंग टू यूज़ इट। या कोई और जैसे वॉकिंग एड्स लोग यूज़ करते हैं तो शुरू में उन्हें बहुत मसला होता है, लेकिन वो एक उनका होता है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दैट थिंग, उसके बाद वो उसे यूज़ करते रहते हैं, इन प्रैक्टिस आ जाता है, उसके बाद उन्हें कमांड आ जाता है उसके यूज़ पर। देन हेल्थ क्या होती है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ये डेफिनेशन से एग्जैक्टली द सेम आपसे पूछी जाती है, कंप्लीट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। Now coming towards a very important three definitions of this chapter: impairment, disability and handicap. Impairment का मतलब होता है कोई भी लॉस होना of the physiological, psychological and anatomical structure और function। इसके अच्छा, इन तीनों की एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी, समझाऊंगी, सो उससे ना आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले अगर बात की जाए इम्पेयरमेंट की एग्जांपल की, तो डैट मीन्स लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। कोई वीकनेस हो रही है पर्सन को जिसकी वजह से, जैसे लिम्ब वीकनेस हो गई है, लिम्ब में सेंसेशन कम हो गई जिसकी वजह से वो मूव इतना नहीं कर पा रहा, या स्टिफनेस हो गई है। देयर कुड बी मेनी कॉजेज फॉर द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। कन्फ्यूजन, then weakness, decreased cervical flexibility, diminished deep tendon reflexes, absent sensation, ये सारे हैं आपके पास impairment। इसमें आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी लॉस हो रहा है कि लिमिटेड रेंज ऑफ मोशंस आ रही है, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ रही है जैसे कन्फ्यूजन, देन एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है कि डिसेबिलिटी बेसिकली इम्पेयरमेंट की वजह से होता है। बेसिकली ये तीनों चीज़ें ना इन कॉन्सिक्वेंस होती चली जाती हैं। अब होता क्या है कि इम्पेयरमेंट होती है जिसकी वजह से पेशेंट फर्दर इनेबल है टू परफॉर्म हिज एक्टिविटी, वो अपने काम नहीं कर सकता। जैसे कि कोई फिजिकल, मेंटल या सेंसिटिव उसके एक्शंस है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। हैंडीकैप का मतलब ये है कि दिस इज़ एन डिसएडवांटेज ऑफ द इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, कि वो एज ए इंडिविजुअल अपना रोल कम्प्लीटली फुलफिल नहीं कर पा रहा, अपना कोई काम नहीं कर पाएगा, अपनी जो उसकी पर्सनल नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, जो उसको एज ए सोसाइटी में, एज ए फैमिली में जो रोल प्ले करना है वो प्ले नहीं कर पाएगा। जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, वो टोटली किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं अपने काम के लिए। वो उनमें क्या होता है कि उनमें मेंटल इम्पेयरमेंट हुई हुई होती है, मेंटल रिटार्डेटेड बच्चे होते हैं, फिजिकली उनमें इतनी मोबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। देन फंक्शनल लिमिटेशन का क्या मतलब होता है कि इट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एबिलिटी टू परफॉर्म। ये जैसे कि
इसमें ये नहीं है कि कोई डिज़ीज़ हो इम्पॉर्टेंटली या मोस्टली, इसका मतलब ये है कि जो एक मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल या अदर इंडिविजुअल्स जो हैं, जो फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो ये स्पेसिफिक पर्सन नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द फंक्शनल लिमिटेशन। अब ये कोई फिजिकल एक्शन हो सकता है, टास्क या एक्टिविटी उतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकता जितने बाकी लोग कर रहे होते हैं। जैसे कि वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग हर बंदा तो इतनी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता है ना। सो दिस इज़ द फंक्शनल लिमिटेशन। या कुछ लोग होते हैं कि उनकी जो सिटिंग टॉलरेंस होता है वो बहुत कम होता है। सो ये आपके पास फंक्शनल लिमिटेशंस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप की एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, सो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेयरमेंट क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन लॉस होना, जैसे कि मसल वीकनेस हुई, लॉस ऑफ बैलेंस हुआ, जॉइंट स्टिफनेस हुई। डिसेबिलिटी क्या है? कि एक्टिविटी लिमिटेशन होना, अनएबल टू वॉक, मसल वीक हुए जिसकी वजह से वो वॉक नहीं कर पा रहा, लॉस ऑफ बैलेंस है, कोई अपना काम नहीं कर पाएगा। हैंडीकैप मतलब पार्टिसिपेशन लिमिटेशन, इट मीन्स अब मसल वीकनेस हुई, वॉक नहीं कर पाया, इमोबाइल हो गया, सो वो किसी और पर्सन पर डिपेंड हो गया। सो ये एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये तीनों चीज़ें ना एक दूसरे की वजह से हो रही होती हैं, कॉन्सिक्वेंसली हो रही होती हैं। एक और एग्जांपल जो बीसीक्यू में भी आती है कि इम्पेयरमेंट इज़ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कोई मेंटली रिटार्डेड है, लो आईक्यू है। डिसेबिलिटी उसमें क्या होगा कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, थॉट उसका अच्छे से डेवलप नहीं होगा, बिहेवियर डेवलप नहीं होगा, पढ़ नहीं पाएगा। और हैंडीकैप क्या है कि उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द स्कूल। So these are the examples: muscle weakness, unable to walk, immobility; cognitive impairment, unable to comprehend, and exclusion from the school. As a consequence ये चीज़ें होती चली जाती हैं। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा कि इंडिविजुअल डेफिनेशंस पूछी जाती हैं आपसे और एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, तो डेफिनेशन भी अच्छे से याद करिएगा और एग्जांपल्स भी। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात की जाए तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो यही है कि आपने इम्पेयरमेंट होने ही नहीं देनी, कि वो जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है या फिजियोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो रहा है, वीकनेस या कन्फ्यूजन जो हो रही है, वो आपने होने से रोकना है। सेकेंडरी क्या है कि आपने लिमिट करना है कि ये जो इम्पेयरमेंट है ये डेवलप ना कर जाए इनटू द डिसेबिलिटी, आपने इस चीज़ को प्रिवेंट करना है बाय रिवर्सिंग द इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के लेवल पर ही आपने उसे ठीक करना होगा। टर्शरी क्या है कि अगर डिसेबिलिटी हो गई है, वॉक नहीं कर पा रहा, तो अब ऐसा ना हो कि वो किसी और पर डिपेंडेंट हो जाए, इस चीज़ से बचाना है, इस टर्शरी प्रिवेंशन। देन वी हैव पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें हम ऐसी डिजीज़ की बात करेंगे जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी कॉज करवा रही होती हैं, जैसे कि सेरिब्रल पैल्सी जो कि हैंडीकैप में मैंने आपको एज एग्जांपल भी बताई है। सेरिब्रल पैल्सी में क्या हो रहा होता है कि देयर कुड बी द प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है और बच्चे में ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि एबनॉर्मल पोस्चरल कंट्रोल होता है, परसिस्टेंस ऑफ द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। बेसिकली बच्चों में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि उम्र के साथ साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में वो रिफ्लेक्सेस परसिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मॉनरोज रिफ्लेक्स वगैरह। देन वी हैव डिलेड मोटर एक्टिविटी, मतलब वो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं ना, वो सेरिब्रल पैल्सी के बच्चों में बहुत डिले हो रहे होते हैं और समटाइम्स तो डेवलप होते ही नहीं हैं। सो इसमें आपके पास कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? ड्यूरिंग द बर्थ कोई इंजरी हुई है या उससे पहले प्लासेंटल एब्रप्शन हो गया है, यानी ड्यूरिंग द प्रीनेटल पार्ट, या फिर पोस्ट नेटल कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हुई जिसकी वजह से बच्चे में सेरिब्रल पैल्सी जैसी कंडीशन डेवलप हुई। इसकी पैथोलॉजी में दो चीज़ें आ जाती हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज एंड पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेशिया। दोनों में ही आपके पास जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी, इस्कीमिया हो रहा होगा और इन्फेक्शन के चांस बढ़ रहे होंगे। मेल में ये ज़्यादा कॉमन है। देन वी हैव पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ की जो पैथोजेनेसिस होती है उसमें जो हॉलमार्क होता है दैट इज़ द अल्फा सिन्यूक्लियन एग्रीगेशंस। इसके अलावा वी हैव प्रोट्यूसोम इम्पेयरमेंट, ऑटोफेगी डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरोनल सेल डेथ हो रही होती है बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसमें जो आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने बताया अल्फा सिन्यूक्लियन एग्रीगेशन, दूसरा जो आपके पास पैथोजेनेसिस का फैक्टर होता है दैट इज़ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डिसफंक्शन हो जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। इसमें जो है आपके पास MPTP, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन का क्या मतलब है? न्यूरोलॉजिकल जो सेल्स हैं उनको किल करेगा। ये एक इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स में मिलता है आपको ये न्यूरोटॉक्सिन, और ये माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन करवा रहा होता है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ में मोनोअमाइन
जो आपके पास जैसे डोपामीन सेरोटोनिन वाले जो सेल्स होते हैं उनकी डीजेनरेशन करवा रहा होता है इन द ब्रेन स्टेम एंड द बेसल गैंग्लिया। सो ये आपके पास पैथोजेनेसिस फैक्टर्स ऑफ द पार्किंसंस डिजीज। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अदर डिजीज जो कि आपके पास क्या करवा रही होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी करवा रही होती है। इसमें जो आपके पास मेजर कॉज होती है दैट इज़ द डीमाइलिनेशन, और इसके अलावा सेकेंड नंबर पर होती है इन्फ्लेमेशन। नाउ जो नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि एक एक्सॉन होता है, फिर दूसरा होता है, उसके बीच में साइनेप्सिस हो रही होती है। अब होता क्या है कि ये जो एक्सोनल कंडक्टेंस होती है ना, ये रप्चर हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि एक्सॉन इंजरी हो गई है, उसकी वजह से कंडक्टेंस होगी नहीं आपके पास, जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी नहीं। सो दिस इज़ अ क्लिनिकल फीचर और करेक्टरिस्टिक फीचर कि आपके पास एक्सोनल कंडक्टेंस इज ब्लॉक ड्यू टू द एक्सोनल इंजरी। अब ये होती क्यों है कि डीमाइलिनेशन की वजह से होती है, कि जो आपके पास नॉर्मली एक्सोन्स पर माइलिन शीथ आपके पास अपेयर हो रही होती है, वो इसमें रप्चर हो जाती है। दूसरा इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2 या इंटरफेरॉन गामा, ये सारे क्या करते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करवा रहे होते हैं। देन लास्टली वी हैव हंटिंगटन्स डिजीज़, ये आपके पास इनहेरिटेड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। इसमें आपके पास हो क्या रहा होता है कि जो न्यूरोस्ट्राइटम होता है ना, इसकी आपके पास एट्रोफी हो रही होती है, और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी कंप्लीट लॉस हो रहा होता है, एस्ट्रोग्लायोसिस हो रही होती है। एस्ट्रोग्लायोसिस क्या होता है, जैसे श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन हो जाना बिकॉज ऑफ द न्यूरोनल लॉस। इसमें आपके पास जो न्यूरोनल लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा डीपर लेयर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हो रहा होता है। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है गेट डिस्टर्बेंसेस, रिजिडिटी, डिस्टोनिया, बैलेंस और स्पीच डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं इन द हंटिंगटन्स डिजीज़। उसके बाद अगर बात की जाए एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, बेसिकली जो मेजर इसमें मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ दैट इज़ द बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। उससे पहले ये बता दूँ मैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। एपिडेमियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें आपने किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन आपने ये स्टडी करना होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कि क्या फ्रिक्वेंसी है, किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसके डिटर्मिनेंट्स, उसके कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है, टियोलॉजी क्या है, ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेटस एंड इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो एपिडेमियोलॉजी होप तो समझ आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना, ये एक साइंटिफिक स्टडी है रिलेटेड टू एनी हेल्थ कंडीशन इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, ये बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इसको ICF भी बोलते हैं। ये क्या कंसिस्ट कर रहा होता है और कैसे कोई डिजीज़ इस बेसिस पे हम डिस्क्राइब करते हैं। पोलियो की मैं एग्जांपल बताऊंगी और पूरा इसका मैं पैटर्न बताऊंगी या पूरा इसका मॉडल बताऊंगी कि ये कैसा है। ये जो आपके पास ICF है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ये बना था WHO की तरफ से इन 2001, और ये मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया था कि हेल्थ कोई भी हेल्थ कंडीशन है वो बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी स्ट्रक्चर्स को कैसे अफेक्ट कर रही है, एक्टिविटीज़ को कैसे अफेक्ट कर रही है एंड पार्टिसिपेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है। वी हैव एक हेल्थ कंडीशन लाइक पोलियोमाइलाइटिस, ये आपके पास बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर्स को कैसे अफेक्ट करती है, मसल वीकनेस करवा रही होती है। अब मसल वीकनेस के बाद ये एक्टिविटी लिमिटेशन करवाती है बाया कि मसल्स वीक हो गए हैं इतने ज़्यादा कि अब द पर्सन इज़ इनएबल टू वॉक। उसके बाद पार्टिसिपेशन लिमिटेशन, अब वो वॉक नहीं कर सकता, वो कोई अपना काम नहीं कर पाएगा और स्कूल भी नहीं जा पाएगा। नाउ वी हैव कि कोई भी डिजीज़ है उसने सबसे पहले क्या करवाना शुरू किया, इम्पेयरमेंट करवाई कि मसल्स वीक हुए। उसके बाद उसने डिसेबिलिटी करवाई कि वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाया, जैसे कि वर्क नहीं कर पाया, अपने खुद की काम नहीं कर पाया। एंड द लास्ट वन वी हैव कि हैंडीकैप हो गया, पार्टिसिपेशन लिमिटेशन हो गई कि ही इज़ अनेबल टू गो टू स्कूल। नाउ जब ये इम्पेयरमेंट हुई उसके बाद जो है देयर कुड भी मसल वीकनेस हो रहे थे, वॉक नहीं कर पा रहा था। तो इस सूरत में एक तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसमें आपके पास फैमिली सपोर्ट आ जाता है। लेकिन अगर मैं बेसिक मॉडल की बात करूं तो उसमें दो चीज़ें हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं और पर्सनल फैक्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप असिस्टेड डिवाइसेस दे सकते हैं पेशेंट को, जिसके ज़रिए से वो अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सके और अपनी जो लाइफ की काम है वो कर सके। मतलब
हैंडीकैप होने से बेहतर है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, असिस्टिव डिवाइस को, वॉकिंग एड्स को यूज़ करके अपनी लाइफ की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। देन पर्सनल फैक्टर्स में फैमिली सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। कोई भी किसी भी डिज़ीज़ का पेशेंट है, अगर उसको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, उसको सोसाइटी सपोर्ट मिल रहा है, उसको जो है अपनी मतलब फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली, उनका सपोर्ट्स मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो पेशेंट है उसकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो जो आपके पास ICF यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है, इसमें कौन कौन से डिजीज़ेज़ आ जाती हैं, या इसके जो डोमेन्स हैं वो इंक्लूड करते हैं लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, जनरल टास्क, कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, सेल्फ केयर, डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी, सोशल लाइफ एंड मेजर लाइफ एरियाज़। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं कि पेशेंट की सेल्फ केयर कैसी है, डोमेस्टिक वो लाइफ कैसी है, यानी फैमिली से क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशंस हैं, देन उसके बाद जो है मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स, देन सोशल लाइफ, उसकी सोशल किस तरह पार्टिसिपेट करते, कम्युनिकेट करते हैं। सो दीज आर द 9 ब्रॉड डोमेन्स ऑफ द ICF। इन सारी चीज़ों को वो डील कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। जज़ाकल्लाह।